हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज का जो टॉपिक है वो हमारा वैदिक सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज जो शुरू किए थे उसी सीरीज़ का आगे का वीडियो है। लास्ट वीडियो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा था, ठीक है। और ये इसके बाद का वीडियो है आपको, जिसमें वैदिक सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना है। अब जो है इसमें देख लेते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में क्या क्या है। और इसके पहले आपने जब इसका हिस्ट्री का पाठ्यक्रम पूरा देखा हो तो उस वाले में आपको एक कालक्रम दिखाया गया होगा। और कालक्रम में जो आपके एंशिएंट इंडिया का जो पूरा कालक्रम है उस वाले में लगभग 2500 से लेके 1750 तक का जो समय है बीसी, इस बीसी वाले काल में आप पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़े हैं। 1750 के बाद 1500 से एक सभ्यता शुरू होता है और लगभग 600 वर्षों तक 600 बीसी तक चलता है। तो 1500 से 600 तक जो चलता है, ठीक है, 1500 बीसी से 600। ये जो बीच वाला कालखंड आप देख रहे हैं ये लगभग 200-250 सालों का जो गैप है, ये गैप आपको देखने को मिलेगा। पूरे इतिहास के दृष्टिकोण से इतिहास में ही गैप है वो, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलता है। 1750 तक का पूरे सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें अंत की बात की जाती है। और 1500 से लेके जो 600 बीसी तक का जो पूरा काल है उस पूरे काल को हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक काल के नाम से जानते हैं, वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके पीछे एक रीज़न यही है कि वैदिक सभ्यता इसको क्यों कहते हैं। तो एक रीज़न ये है कि वेदों की रचना इस पूरे काल में हुई थी, तो वेदों की रचना के आधार पर इस पूरे सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से कह देते हैं। अब इसका भी डिवीज़न जो है बेसिकली 2 भागों में हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। 2 भाग में इसका डिवीज़न हुआ है, आप ये देखिए, एक भाग ये है आपका और ये दूसरा भाग ये है। पहले वाले भाग को ऋग वैदिक काल कहा गया, दूसरे वाले भाग को उत्तर वैदिक काल कहा गया है। तो आप इसको अर्ली वैदिक पीरियड कह सकते हैं या फिर ऋग वैदिक पीरियड कह सकते हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड आप कह सकते हैं इसको, तो जो भी आपको लगे वो। इस वाले को पोस्ट आप कह सकते हैं, पोस्ट वैदिक पीरियड। तो इस तरीके से आप इसका डिवीज़न कर सकते हैं। डिवीज़न जो है वो 1500 से लेके, इसका जो कालक्रम है वो 1500 से लेके 1000 और 1000 से लेके 600 तक का जो काल है इस वाले पूरे काल को। तो 1500 से 1000 वाला जो काल है इस वाले काल को कहते हैं हम लोग वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, ठीक है। और 1500 ये 1000 से 600 वाला काल इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। और इन दोनों को आप एक साथ मिलाएंगे तो उसको बन जाएगा वैदिक काल, ठीक है। पूरा जो काल है वो वैदिक काल बन जाएगा। तो ये बात है। ऋग वैदिक काल कैसी व्यवस्था थी, तो ये कर्म आधारित व्यवस्था था। उत्तर वैदिक काल कैसी व्यवस्था थी, तो वैदिक सभ्यता ये जन्म आधारित व्यवस्था है, लोहे की खोज इसमें हुई थी। अब ऐसा क्यों कहा गया है थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। बांटने का जो आधार है ये दोनों काल को, उसके पीछे रीजन ये है कि इस वाले में आपको मिलेगा कर्म आधारित व्यवस्था, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था मिलेगा आपको। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था इसमें मिलेगा आपको, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था इसमें मिलेगा। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, यहाँ पे वर्ण लगा लीजिएगा, वर्ण व्यवस्था। कर्म आधारित और जन्म आधारित में अंतर क्या है, तो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार में जन्म लेता हो, उसके जन्म लेने के बाद उसका जो वर्ण डिसाइड होगा वो इस बात से होगा कि वो किस तरह का कार्य करता है, ठीक है। वो किसी परिवार में जन्म लेने से वजह से उसका कर्म वर्ण डिसाइड हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। उसका वर्ण डिसाइड होगा कि वो काम क्या करता है उससे। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो, आज के सामाजिक व्यवस्था को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा हम लोग इमेजिनेशन में चलते हैं। कोई भी व्यक्ति जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो लेकिन वो काम किसी और चीज़ का करता हो, चाहे वो नाई का काम करता हो, तो आप उसको उस कर्म से जानेंगे कि ये व्यक्ति है, ना कि वो सिर्फ उस परिवार में जन्म लेने के कारण से वो वर्ण ब्राह्मण कहलाएगा, उससे नहीं, ठीक है। उस काल में देखेंगे तो आज भी जो है, लेकिन आज तो सब में डाइवर्सिफाई हो गया है शिक्षा का काम। लेकिन पहले वाले में क्या था, जो आप इस समय की बात करें हम लोग वैदिक सभ्यता में, ब्राह्मण का काम शिक्षा देना और उनका काम था पूजा पाठ ये सब करवाना,
ठीक है, हवन वगैरह करवाना, ठीक है, तो वो करवाना था। तो वहाँ पे काम डिसाइड था उनका, यदि कोई व्यक्ति उस समय पे ये काम ना करके कोई और काम कर रहा हो तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। वो जो भी काम कर रहा होगा उसके हिसाब से उसका वो डिसाइड होगा। तो यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था वो कर्म आधारित था, ठीक है। अब इस वाले काल में क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में जो पूरा व्यवस्था है वो वर्ण आधारित व्यवस्था में बदल गया है। और वर्ण आधारित व्यवस्था का मतलब ये, जन्म आधारित व्यवस्था में बदल गया है। और जन्म आधारित व्यवस्था का मतलब ये है कि एक बच्चा जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे वह काम कोई भी करता हो। ऑब्वियस बात है कि वो नाई का काम तो नहीं करेगा, लेकिन कोई भी उसके जीविका का जो साधन हो, दूसरा कोई साधन हो, जैसे वो दुकान चलाता हो या फिर कोई कृषि का कार्य करता हो और कोई भी कार्य करता हो, तो वो क्या कहलाएगा कि वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, क्योंकि वो उस परिवार में जन्म लिया है। तो उसका यहाँ पे जो वर्ण है वो कर्म से नहीं डिसाइड होके, कर्म से नहीं निर्णय लेके उसका जो वर्ण डिसाइड हो रहा है जन्म से, ठीक है। तो वो जन्म लिया है इस वर्ण व्यवस्था के उस वर्ग में, इसी कारण से उसको उस वर्ण के अंतर्गत माना जा रहा है। नहीं तो आपको जो कर्म आधारित व्यवस्था है उसमें कर्म के आधार पे, कार्यों के आधार पे, वो जो कार्य करता है उसके आधार पे वो माना जाता था। तो आपको एक बेसिक अंतर ये देखने को मिलेगा। दूसरा अंतर है कि जो 1000 से जो 600 का समय है, इस वाले काल में लोहे की खोज हुई थी। और लोहे की खोज हुई थी, लोहे का जो पहला प्रमाण मिला वो अतरंजी खेर से मिला है, जो कि यूपी में पड़ता है। लोहे की खोज हुई थी, इस कारण से इस वाले काल को थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं हम लोग। तो एक आपको ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल हो जाता है। दो एक बेसिक अंतर है जो आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल ले लेते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में, और बाकी अलग अलग उसका साहित्य पढ़ लेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ लेंगे, सामाजिक व्यवस्था पढ़ लेंगे, धार्मिक व्यवस्था को समझ लेंगे इसके, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक बात है। अब एक अंतर समझिएगा, हम सभ्यता के क्रम में यदि बात करेंगे तो सभ्यता के क्रम में ये जो क्रम है वो डिक्लाइन, एक तरह से कह सकते हैं कि हायरार्की होता है ना कि ऊपर से नीचे आ रहा है, उल्टा आ रहा है, तो उस तरीके से आप समझ लीजिए, ठीक है। और उल्टा बेसिकली पदोन्नति उल्टा हो रहा है, ठीक है। पहले मान चलो कोई वो एसपी है, बाद में वो डीएसपी लग गया, तो मतलब ये उल्टा हो रहा है, उस तरीके से समझना है। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, जब पहली वाले जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आप IVC भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सभ्यता कैसा था? तो ये सभ्यता था नगरीय सभ्यता, ये था नगरीय सभ्यता। अब यहाँ पे क्या देख रहा है? वैदिक सभ्यता देख रहा है। तो आपको लग रहा हो कि ये उल्टा चक्र चल रहा है भाई, पहले नगरीय आ गया, अब अब क्या हो गया, ग्रामीण सभ्यता आ गया, वैदिक सभ्यता में तो ग्रामीण सभ्यता हो गया। तो जो सभ्यता पहले नगरीय स्वरूप धारण किए हुआ था इससे पहले, अब इससे तो और विकास होना चाहिए, समाज तो धीरे धीरे बढ़ता है, घटता कहाँ से? क्योंकि इसका पूरा पतन हो गया था, ठीक है। पतन होने के कारण से एक नए रूप से उदय हुआ, उदय होने के बाद इसके सभ्यता का जो पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो आपको देखने को मिलेगा, ग्रामीण कल्चर के हिसाब से देखने को मिलेगा, इसी कारण से इसको ग्रामीण सभ्यता कह देते हैं। डिसाइड करते हैं, डिसाइड कैसे करते हैं? तो डिसाइड करने का तरीका वो है, जैसे कि आप जानते हैं, ये नगरीय स्वरूप जहाँ पे भी दिखेगा, जैसे बिल्डिंग होगा, फिर वहाँ पे सड़क की व्यवस्था होगी, नाले की व्यवस्था होगी, ठीक है, रहने का वो जल प्रबंधन का व्यवस्था होगा, वो सब होगा। तो इसका मतलब वो बेसिकली नगरीय स्वरूप को धारण किया हुआ है, ठीक है। आप सोचिए ना, एक समय पे नाले की व्यवस्था उस समय पे थी, आज से हम लोग 4000-5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस समय पे हमारे यहाँ नाले की व्यवस्था थी। आज हम ये शहरों में देखते हैं, अब तो ग्रामीण परिवेश में भी धीरे धीरे विकास हो रहा है, लेकिन शहरों में आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए उसको नगरीय सभ्यता कहा गया है। ग्रामीण सभ्यता में जिसमें स्ट्रक्चरल आपको रिफॉर्म ज़्यादा धीरे धीरे वो आप हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, लेकिन आपको नहीं मिलता देखने को, ठीक है। आपको घास फूस के घर मिलेंगे, उस समय के हिसाब से देखिएगा, नहीं तो ऑफेंस हो जाइएगा आपके, सर आज कहाँ मिलता है हमारे पास, तो घर में गांव में ऐसे घर है, तो ऑफेंस नहीं होना है, मतलब एक स्वरूप रहता है उसका उस तरीके का, ठीक है। और अभी भी ग्रामीण समाज में ठीक ठाक मात्रा में आपको ऐसे घर देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ग्रामीण सभ्यता इसको कहते हैं। इस सभ्यता में जितनी भी जानकारी है वो वेदों से प्राप्त हुई है, इस कारण से इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो इसके बारे में जानकारी वेदों से, तो वेदों की रचना इस काल में अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, और उस सबसे जानकारी प्राप्त हुई है सभ्यता के बारे में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता कहते हैं, ठीक है।
क्योंकि इस सभ्यता के उद्भव तथा विकास में आर्यों का मुख्य योगदान था। तो जो आर्य लोग थे उन्होंने इस सभ्यता का विकास किया है, इस कारण से इसको आर्य सभ्यता कह देते हैं। ऐसा कोई नाम प्रचलन में नहीं है, लेकिन एक तर्क वाला नाम है, तार्किक नाम है, जो आपको भी ठीक लगेगा कि हाँ ठीक बात है, आर्य ने विकास किया तो इसको आर्य सभ्यता कह सकते हैं। ठीक है, आर्य क्या है? तो आर्य बेसिकली एक समूह वर्ग है जो श्रेष्ठ और कुलीन लोग होते थे, बेसिकली उनको कहा गया है। तो एक श्रेष्ठ मानव वर्ग, उसी को आर्य कहा गया है। और तो इसका अर्थ भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एक आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन या एक उत्तम व्यक्ति, ऐसे लोगों को आर्य कहा गया है। इस सभ्यता का जो कालक्रम है वो 1500 से लेकर 600 तक का है, बीसी तक का है। बीसी उसी के बारे में तो आप जानते हैं, बीसी और बाकी जो आपको बीसी और बीसीई के बारे में पहले बताया जा चुका है, फिर सी और एडी देखे होंगे आप। तो ये पहले आपको एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। आर्य के आने से संबंधित विचार है। ठीक है, अब इसमें ये मज़ेदार बातें हैं कि अभी तक ये क्लियर नहीं है और अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है आर्यों के बारे में कि ये लोग यहाँ से आए थे, ये लोग यहाँ से आए थे। मतलब कहने का ये है कि मूल रूप से लोग यहाँ के नहीं थे, ये लोग बाहर से आए और सभ्यता का विकास किया और अंततः उसका स्वरूप हम लोगों को देखने को मिलता है जो हम लोग हैं आज। ठीक है, तो वहाँ से आर्य लोग मूलतः यहाँ के नहीं थे, इसलिए कहा गया कि आर्य जो लोग आए थे वो कहाँ से आए थे, उसके बारे में अलग अलग विचार है अलग अलग इतिहासकारों के बीच में। ठीक है, अलग अलग लोगों के बीच में। इसमें जो पहले व्यक्ति हैं उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जो विचार है वो है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो उत्तरी ध्रुव से आए थे। और ये लोग कहाँ से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ये विचार आपको बाल गंगाधर तिलक जी का है कि वो लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव का मतलब ये है कि आप जैसे ये पूरा ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, पृथ्वी का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ऊपरी वाले हिस्से को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो इन वाले क्षेत्रों से ये लोग आए थे। ठीक है, ये किनका कहना है? बाल गंगाधर तिलक का विचार है ये। एक विचार है दयानंद सरस्वती जी का, और ये दयानंद सरस्वती जी का विचार ये है कि ये लोग तिब्बत से आए थे। ठीक है, तिब्बत वो वाला हिस्सा जो हमारे भारत के लद्दाख से रीजन में सटा हुआ है, नीचे से बात करेंगे तो सिक्किम से सटा हुआ है, और ऊपर अरुणाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड वगैरह से सटा हुआ इलाका है। यदि आप मैप पे देखना चाहें तो आप इस वाले हिस्से को इस तरीके से देख सकते हैं। ये नेपाल हो गया, और नेपाल का ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा है ये पूरा तिब्बत है, और ये पूरा इस तरह से आपको चीन देखने को मिल जाएगा। तो ये हिस्सा इस तरीके से आपको तिब्बत है। तो ये जो पूरा आपको है वो पूरा ये क्या है? ये तिब्बत है, और तिब्बत से ऐसा आए थे। ऐसा विचार किनका है? ऐसा विचार दयानंद सरस्वती जी का है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति हैं, इतिहासकार हैं, उनका नाम है मैक्स मुलर। और मैक्स मुलर का विचार है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और मैक्स मुलर का विचार में मैक्स मुलर कहते हैं कि मध्य एशिया से थे। मध्य एशिया कहाँ? तो ये देखिए पाकिस्तान के ऊपरी वाले हिस्से में अफगानिस्तान, ये आपका तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। सॉरी, देखो जी ज़्यादा बड़ा बन गया है और इसको ऊपर ले जाना मुश्किल है। ठीक है, तो एक बार कोशिश कर सकते हैं। तो छोटा करते हैं इसको थोड़ा सा, और छोटा करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान है, यहाँ पे आपका मिल जाएगा क्या? ताजिकिस्तान। ये पूरा अफगानिस्तान, और ये ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये आपका तुर्कमेनिस्तान, ये किर्गिस्तान, और ये आपका ऊपर वाला जो पूरा हिस्सा है वो क्या है? कजाकिस्तान है। तो इस पूरे रीजन को, जिसमें 5 आपको कंट्री मिल जाएंगे, 5 कंट्री वाले हिस्से को कहते हैं हम सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया वाले रीजन से कौन आया है? ये लोग आए हैं। ये लोग का मतलब आर्य लोग आए हैं। और ये किनका विचार है? तो ये मैक्स मुलर का विचार है। मैक्स मुलर ऐसा कहते हैं कि ये लोग यहाँ से आए थे। यहाँ पे आपको नाम भी लिखा हुआ है, इन लोग स्टूडेंट ने लिख लिया है। तो 5 अलग अलग आपको ये नाम लिखा हुआ है जो मध्य एशिया के अंतर्गत आता है। इनका जो विचार है सबसे प्रामाणिक विचार माना जाता है। मैक्स मुलर का जो विचार है वो सबसे प्रामाणिक विचार माना जाता है कि सच में ऐसा है कि वो लोग ऐसे यहाँ से आए होंगे। ठीक है, तो ये प्रामाणिक विचारों में से काउंट किया जाता है इसको, मैक्स मुलर के विचारों को। एक विधि भी मिलता है, आप यदि किताबों में देखेंगे तो विधि मिलता है। एक M17 नाम का विधि है जिसके तहत
एक जेनेटिक टेस्ट हुआ, जेनेटिक टेस्ट में पाया गया कि ज़्यादातर जो लोग हैं जो दिल्ली वाले रीजन में रहते हैं वो लोग वहीं से आए थे। एक आपको प्रमाण मिल जाता है। चलिए अब है वर्तमान नदियों के जो अब अगला जो है ये तो देख ही लिए हम लोग। वर्तमान नदियों का प्राचीन नाम में ये झेलम, ये एक वर्तमान नदी है और इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, वर्तमान और प्राचीन नाम है। तो जो वर्तमान में झेलम नदी है, झेलम नदी को क्या कहते थे, 1 मिनट यहाँ से लेते हैं हम लोग। वर्तमान में झेलम नदी को वितस्ता, वर्तमान का जो झेलम नदी है उसको पहले वितस्ता कहते थे। जो आज का चिनाब नदी है उसको अस्किनी कहा गया है। रावी नदी को परुसनी कहा गया है। ब्यास नदी को बिपाशा कहा गया है। सतलज को सतुदरी कहा गया है और घग्गर को दृश्यवती कहा गया है। ये दृश्यवती होगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से, 1 मिनट प्लीज़, ये होगा। ठीक है, दृश्यवती ऐसे लिखिए। चलो आगे देखते हैं। घग्गर को दृश्यवती, अगेन ये 2 बार रिपीट हो गया ऐसा आई थिंक। चलो कोई बात नहीं। काबुल को कुंभा कहा गया है। ये कुर्रम को कुरुमू कहा गया है। गोमल को गोमती कहा गया है। तो ये सब नाम आपको मिलेगा। ये 2-3 नदी है जो है जिसका संबंध आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान से है, यहाँ से नहीं है, तो याद रखिएगा। नीचे के 2-3 नदी था उसका बस आपको नाम रटना है और उसमें कुछ करना नहीं। कोई लोकेशन करना, पढ़ना ढिमकाना नहीं करना, नाम रटना, नाम रट के आपको काम चलाना। उसमें एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर आपको ऊपर वाला पूछा जाएगा कि ये झेलम, ये उसके बाद ब्यास, रावी, चिनाब, सतलज, घग्गर, ये से ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग इस काल के साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले वैदिक कालीन साहित्य, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इस काल में जो साहित्य है मूलतः वो ब्राह्मणवादी साहित्यों का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। पूरे प्राचीन भारत की बात करेंगे तो प्राचीन भारत में जो साहित्य लिखे गए हैं वो 2 तरीके के साहित्य हैं। एक आपका धार्मिक साहित्य, दूसरा गैर धार्मिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य में 3 अलग अलग धर्मों की बात की जाती है, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। तो कहने का मतलब ये कि जो भी साहित्य है जो ब्राह्मण धर्म, जो सनातन धर्म की भी बात की जाती है उसके बारे में चर्चा है तो उसको ब्राह्मणवादी साहित्य कह देते हैं। जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड धर्म के नियमों की बात करता है उसको बौद्ध ये साहित्य कह देते हैं। जो जैन से बात करता है जैन साहित्य कह देते हैं। ठीक है, एक आपको मिल जाएगा गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य का मतलब ऐसे साहित्य जो नाटक के फॉर्म में लिखे गए हैं। ठीक है, या फिर नाटक होगा या फिर किसी और चीज़ हो जाएगी, जैसे कोई स्वास्थ्य पे लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके के जो पुस्तक होंगे उसको गैर धार्मिक साहित्य कहा गया है। तो पूरे प्राचीन कालीन साहित्य को हमने 2 भागों में बांट दिया, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में 3 भाग है, ब्राह्मणवादी, बौद्ध और जैन। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करें ब्राह्मणवादी साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बौद्ध और जैन के बारे में बौद्ध और जैन धर्म में बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा वैदिक कालीन साहित्य में जो 2 कालखंडों में, एक में आपको पहले ही बताया गया कि 1500 से 1000 का जो काल है उसमें ऋग्वेद की रचना हुई है। इसी कारण से इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई है। अथर्ववेद गलत लिखा हुआ है, अथर्ववेद की रचना हुई है। ठीक है, तो इसको अथर्ववेद कह देते हैं, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद कह देते हैं। तो ये आपको 4 नाम मिलता है। चलिए आगे। तो 3 की रचना उत्तर वैदिक काल में, 1 की रचना वैदिक काल में हुआ है, ऋग्वैदिक काल में हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं। वेद के 4 प्रकार हैं और वेद के 4 प्रकार में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में अगेन यहाँ पे व कर लीजिएगा, व पे र लगा लीजिएगा, वेद हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में की गई थी। यजुर, साम और अथर्ववेद की रचना अगेन यहाँ पे गलत है भाई, अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है थी। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, तो आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। पहले बात कर लेते हैं हम लोग ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में क्या क्या है। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए, यह सबसे क्या है, प्राचीन ग्रंथ है। तो ऋग्वेद क्या है, बेसिकली सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, वैदिक ग्रंथ है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है जिसमें से 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, मैंने उनको समझाया था बच्चे को तो उन्होंने ऐसा लिख लिया है। बेसिकली इसमें यह कहा गया कि जो ऋग्वेद के मंडल है वो 10 मंडल है। इसमें अंतिम वाला जो मंडल है 10वां और पहला वो बाद में सबसे नवीन मंडल माना जाता है। तो मैंने एक लॉजिक दिया था कि देखो पहला वाला मंडल तो नवीन है ही, 10वां भी नवीन है। ठीक है, तो पहला और 10वां सबसे नवीन माना जाता है। तो उस हिसाब से उन्होंने लॉजिक के बेस पे निकाल लिया है। प्रथम तथा 10वें मंडल को सबसे अंत में जोड़ा गया था। ठीक है, तो
आपको ये देखने को मिलेगा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसमें से 2 और 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। प्रथम तथा 10वें मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। चलिए आगे देखिए, उसके बीच में 8-9 भी आ गया होगा, फिर वो हमको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन सबसे बाद में इसको जोड़ा गया, इसलिए इसकी चर्चा मिलती है कि प्रथम और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। इस वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री कहा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। जो इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे, उस उच्चारण करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो पुरोहित हैं, व्यक्ति तो नहीं पुरोहित कहिए, पुरोहित हैं, वो उनको एक नाम दे दिया गया था, तो उनको नाम से होत्री कहते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऋग्वेद के 3rd मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा, तीसरे में जो मंडल है ऋग्वेद का, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, और यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था इसकी रचना। तो ऋग्वेद के 3rd मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और यह मंत्र किसको? सूर्य या कहीं कहीं पे आपको सविता लिखा रहेगा, सूर्य देवता को समर्पित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलेगा 10,462 ऋचाएँ। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम के बारे में चर्चा मिलता है। ठीक है, सोम जो देवता हैं उनके बारे में चर्चा मिलता है इसमें। ठीक है, ऋग्वेद में आर्यों का उल्लेख 36 बार हुआ है, ये याद रखना है, ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, और इसी बात से पता चलता है कि चूंकि अंतिम में इसका ये जोड़ा गया है इसको, तो अंत तक आते आते ऋग्वैदिक कालीन के अंत तक आते आते ये जो वर्ण व्यवस्था का प्रचलन देखने को मिल जाता है, और 4 वर्णों की चर्चा वहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, शूद्र शब्द का यहाँ पे प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी जो देवता है वो इंद्र को माना गया है। ठीक है, इंद्र सबसे प्रतापी देवता है, और इसका आधार कैसे पता चला कि प्रतापी देवता है? क्योंकि उनके बारे में चर्चा 250 बार इस मंडल में किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। इसी कारण से इनको सबसे प्रतापी देवता माना गया है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा इन्हीं की है इस मंडल में। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है, तो जो हाथ से लिखी गई ऋचा है उसको खील कहा गया है। चलिए, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय एवं कौशिक के। बेसिकली अलग अलग जो वेद हैं उनके ऊपर कुछ अलग टिप्पणी की गई है, उसी टिप्पणी को ऐत्रेय एवं कौशिक के कहते हैं। तो ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद को यूनेस्को के द्वारा 2007 में विश्व मानव धरोहर साहित्य के रूप में शामिल किया गया है। तो आपने कल्चर ये स्थल देखा होगा, कोई प्राकृतिक स्थल देखा होगा, अब साहित्य है, तो साहित्य को भी ये यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। इसके बारे में पहले भी आप देखे हैं, सिंधु घाटी से, सिंधु घाटी नहीं, पाषाण कालों में देखे होंगे आप। ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखे होंगे धौलावीरा के बारे में आप। ठीक है, तो हुआ है, तो ये विश्व मानव धरोहर साहित्य के रूप में शामिल किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला जो है यजुर्वेद है। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ, और इसमें क्या है? बेसिकली यज्ञ के नियमों के बारे में, विधि विधानों के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें मंत्रों के साथ साथ उन्हें गाते समय किए जाने वाले अनुष्ठान भी दिए गए हैं। ठीक है, और इसके जो पढ़ने वाले पुरोहित को अधर्वयु कहा गया जाए, क्या है? जिसके मंत्र को पढ़ते थे उसको अधर्वयु कहा गया है। इसमें यज्ञ विधि तथा बलि की विधि की चर्चा मिलती है। तो यज्ञ के दौरान बलि और ऋतु जो दिया जाता था जानवरों की, उसके बारे में चर्चा मिलता है। यह गद्य एवं पद दोनों रूपों में है, तो ये ध्यान रखिएगा, गद्य एवं पद दोनों रूपों में यह मिलता है, तो इसको ध्यान रखना आपको। चलिए, अगला जो है वो है आपका, अगला पॉइंट है आपका कि ये कहाँ गया बॉस? यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यहाँ पे लौ होगा, शुक्ल होगा, तो नहीं है, शुक्ल है, देख लो भाई, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद रूप में मिलता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य रूप में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। शुक्ल यजुर्वेद पद रूप में, जबकि कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य रूप में हमको देखने को मिलता है। चलिए, अगला जो है आपका वो है, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसमें शतपथ और तैत्तिरीय 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगला जो ऋग्वेद वेद है उसका नाम है सामवेद। साम का अर्थ होता है संगीत अथवा गान, और सामवेद को भारतीय संगीत के प्राचीनतम पुस्तक के रूप में मान्यता दी गई है। तो सबसे प्राचीनतम पुस्तक है जो भारतीय संगीत का, उसको सामवेद को दिया गया है। सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों की बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सा रे गा मा पा दा नी, ठीक है, ये जानकारी मिलता है, इसके बारे में 7 स्वरों की जानकारी मिलता है। सबसे प्राचीनतम पुस्तक माना था संगीत का सामवेद है सर्वप्रथम इसे। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों की चर्चा मिलती है। ठीक है, इसे गाने वाले पुरोहित को उद्गाता या उद्रात्री कहते थे, याद रखिएगा।
सामवेद के दो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश और षड्विश। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। एक साथ यदि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाएंगे तो उसको वेदत्रयी की संज्ञा दी गई है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद आपका जो है अथर्ववेद, जो सबसे बाद का वैदिक ग्रंथ है, इसके बारे में जान लेते हैं। अथर्ववेद सबसे बाद का वैदिक ग्रंथ है और इसकी रचना अथर्व ऋषि द्वारा अथर्व ऋषि या अंगिरस द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो तंत्र मंत्र, जादू टोना, भारतीय औषधि व विज्ञान से संबंधित जानकारी दिया गया है। तो औषधि, तंत्र मंत्र, जादू टोना के बारे में आपको जानकारी कहाँ पे मिलेगा? ऋग्वेदिक में मिलेगा, ऋग्वेद में मिलेगा, ठीक है। सॉरी ऋग्वेद नहीं, अथर्ववेद में मिलेगा। तो इसके बारे में जानकारी आपको अथर्ववेद में मिल जाता है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ गोपद कहलाते हैं। इसके उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया है, ठीक है। और इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा समिति एक प्रशासनिक संस्था है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। और उसको कहा गया, दो पुत्रियां कहा गया प्रजापति के। इसका कोई अरण्यक नहीं है, तो मतलब जो अलग से जंगलों में जो कोई पुस्तक वगैरह लिखा जाता है उसके बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं मिलता, इसका कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था, इसको हम लोग बाद में कवर अप कर लेंगे। फिलहाल हम लोग इसको देख लिए हैं। आगे जो हमारा होगा वो होगा इसके बारे में आपका जो अगला होगा वो होगा ये ऋग्वैदिक कालीन जो संस्था है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो लेक्चर ठीक ठाक लगा हो आपको तो आप लाइक कर सकते हैं। और देखो, लाइक करने से ये होता है कि आइडिया लगता है कि ठीक लेक्चर चल रहा है। उसके बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ कैसा लेक्चर हुआ, नहीं हुआ, उसके बारे में। तो ठीक रहेगा कि हाँ हमको आगे कंटिन्यू करने में किस तरीके से कंटिन्यू करना है, उसके बारे में एक आइडिया लग जाएगा। तो आप बेहतरी के लिए, मेरी बेहतरी के लिए चाहते हैं, फिर चैनल की बेहतरी के लिए चाहते हैं, तो थोड़ा सा कमेंट करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।